उदयनिधि का। जी जी, राजेश जी आपके पास आता हूँ। ये इसमें जोड़ दूं मीनू जैन जी का कि पहले राजा जिन्होंने भारत के जिन्होंने जैन धर्म धारण किया था और अपने आखिरी दिन शरणबेलगोला में गुजारे थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म धारण कर लिया था, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, तो ये बड़ा प्रोमिनेंट है। और एलोरा के अंदर, अजंता एलोरा है, उसमें एलोरा की जो बड़ी बड़ी जो मूर्तियां हैं, वहां पर जहां भगवान शिव के बहुत बड़े बड़ी मूर्तियां हैं, वहां भगवान महावीर की मूर्ति भी है। ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो कोई ये ना समझे कि ये कल्चरली सेपरेट थे, वही थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसका ह्रास हुआ है। और राजेश जी, अब आपके यहाँ भी कंफ्लिक्ट शुरू हो गया, गुजरात में भी स्वामी नारायण वर्सेस सनातनी का। अब ये स्वामी नारायण के तो चाहने वाले तो वहां पे मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा गुजरात स्वामी नारायण भक्त है देखा जाए तो, और अमेरिका में जितने गुजराती रहते हैं, इंग्लैंड में, वो तो सारे स्वामी नारायण भक्त हैं। तो उनका भी वहां पर एक तरह से वो सनातनी वर्सेस स्वामी नारायण हो रहा है। क्या किस्सा है सारा, जरा राजेश जी बताइए तो सही जरा। देखिए, ये धार्मिक रूप से और रिलीजन के रूप से अपने आप को सर्वोपरि साबित करने की एक लड़ाई है, जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत हैं वो बहुत देर से ये साबित करने की कोशिश में थे कि हनुमान जी हो, शिव जी हो, कृष्ण हो, वो सारे जो है वो स्वामीनारायण भगवान के दास थे और ये सब उनकी सेवा पूजा में लगे हुए थे। बहुत सी उनकी जो व्याख्यान थी, इसमें इस प्रकार के निवेदन, इस प्रकार के वीडियो उनके तरफ से आए और बीच बीच में थोड़ा सा संघर्ष भी हुआ। लेकिन जो किंग ऑफ सालमपुर, जो सबसे बड़ा उनका स्वामीनारायण का मंदिर है, वहां पर स्वामीनारायण भगवान की दास के रूप में हनुमान जी को दर्शाया गया। उसके भीत चित्र जो है वो दीवार पर लगाए गए और वहीं से एक विवाद शुरू हुआ और उस विवाद में जो है एक बहुत ही भीषण रूप पकड़ा और उसमें सनातनी साधु और स्वामीनारायण साधु आमने सामने आ गए। आज जो प्रधानमंत्री सनातनी धर्म के खिलाफ बोलने वालों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं या मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर का कोई भी कार्यकर्ता। यहाँ पर जो सनातनी धर्म के खिलाफ स्वामीनारायण साधुओं ने जो कहा है, जो लिखा है, जो उनके साहित्य के अंदर है, जो यहाँ पर बीज चित्र बताकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उस पर सनातन धर्म को बचाने के लिए कोई जो कहते हैं कि निवेदन नहीं कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है उसमें इंटरवीन होके अपने घर पर स्वामीनारायण साधुओं को बुलाकर विश्व हिंदू परिषद के कुछ सरकारी संतों के साथ मिल बैठकर उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, जो अधूरा समाधान है ऐसा अभी लग रहा है, वो पूर्णतः हुआ नहीं। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ही दो वोट बैंक जो है वो आमने सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में है कि उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए। जबकि जो दयानिधि स्टालिन का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर नरेंद्र मोदी को ये दिख रहा है, ये बात सही है कि साउथ के अंदर कभी भी ये राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं दे पाई। राम मंदिर के इतने बड़े आंदोलन के बाद भी वहां पर पैर रखने की जगह साउथ में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसका साउथ के अंदर कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो शेष भारत है, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, उसमें इस स्टेटमेंट को लेके जाए और ये जो इंडिया बनाए, अब स्टालिन नहीं रहेगा। आप देखना जैसे जैसे दिन जाएगा स्टालिन का नाम निकल जाएगा, इंडिया का नाम आगे आएगा और कहा जाएगा कि ये जो इंडिया है पहले हिंदू राष्ट्र के विरोध में थे, फिर भारत के विरोध में और सनातन धर्म के विरोध में है। और इसी प्रकार से यानी कि 2024 से पहले जो हम बार बार बात करते हैं कि एक ही पिच पर खेलना भारतीय जनता पार्टी को आता है, वो अपना होम ग्राउंड तैयार कर रही है और उस होम ग्राउंड पर वो 2024 में जाएगी। आज हम जो बहस कर रहे हैं 2024 के 6-7 महीने बाकी है, बहस किस पर होनी चाहिए? महंगाई पर होनी चाहिए, जो चाइना हमारा अतिक्रमण कर रहा है उस पर होनी चाहिए, डॉलर के सामने जो रुपये की स्थिति है उस पर होनी चाहिए, जाति गणना के आधार पर जो ओबीसी का आवंटन होना चाहिए वो नहीं हुआ है उस पर होनी चाहिए, सामाजिक जो असमानताएं 70 साल के बाद भी है उस पर होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। किस पर हो रही है? सनातन वर्सेस ऑल। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ये करने में सफल हो जाती है। जब जब हम ऐसी चीजों पर चर्चा करते हैं, जब जब ऐसी चीजों पर बहस होती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हम सफल कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो बात कही गई है कि सनातन के लोग एक साथ में इसका जवाब दें। गुजरात के अंदर जो हो रहा है, मैं बहुत बारीकी से उसको देख रहा हूं। गुजरात में जो हो रहा है उसमें
योगी आदित्यनाथ का जो नाथ संप्रदाय है और योगी आदित्यनाथ के अखाड़े के जो लोग हैं, वो भी समाधान होने के बाद उत्तर प्रदेश से उससे 3 साधु आए, यहाँ के सनातनी साधुओं के सम्मेलन में शरीक हुए। शरीक होके उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जो है यहाँ बढ़ाई की कि हमारे यहाँ तो हमारे संप्रदाय का आदमी ही मुख्यमंत्री है, वो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला रखता है। तो जवाब देने के लिए और योगी जी का संदेश देने के लिए हम गुजरात में आए थे। एक इंटरनल पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का जो है, जो ये समाधान होने देना नहीं चाहता। इसमें एक बात ऐसी भी चली कि आधी रात को राम माधव आए, आकर कुछ बात करके यहाँ से चले गए। उसमें कौन किससे मिले, क्या बात हुई, ये कोई नहीं जानता। एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो मध्य प्रदेश में चल रही है, जो राजस्थान में हम देख रहे हैं, ऐसी गुजरात के अंदर प्रदीप सिंह वाघेला के बाद, फिर पूनम माडम रीवाबा के बाद, फिर कल ही राम मोकरिया और राम धड़ुक के बीच में एक विवाद हुआ। तो धीरे धीरे जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी इंटरनल, क्योंकि 10 दिन तक यहाँ जो सनातनी साधु है, या वो मुरारी बापू वाला कैंप कहो या सौराष्ट्र के जो साधु वाला कैंप कहो, वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ही है। जब जब चुनाव आते हैं तो ये लोग अपनी कथाओं में, अपनी व्याख्यान में अपनी व्यासपीठ को राजपीठ बना देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं। तो ये दोनों लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वैसे सपोर्टर है। उनका जो भी जमीनी कारोबार है, उनके जो ट्रस्ट है, जो राजनीति के संपर्क से उनको जमीनें मिली हुई है, सनातनी हो या स्वामीनारायण हो, वो दोनों लाभार्थी है भारतीय जनता पार्टी के। तो इतना लंबा ये संघर्ष नहीं चलता, लेकिन ये इतना लंबा चला। मुख्यमंत्री ने उसका कॉम्प्रोमाइज कराया, समाधान की बात की, उसके बाद भी ये सम्मेलन हुआ और कहा कि ये समाधान अधूरा है। इसका मतलब कि इसके पीछे भी एक दूसरी राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी के ये काम कर रही है। तीसरी बात यह है कि ये बात कहते कहते जो इंडिया वर्सेस भारत का एक डिबेट चला, उसमें नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। आज भी जो है स्टेटमेंट, आप अभी स्टेटमेंट आया सर, इसी स्टेटमेंट के साथ में कि कोई भी व्यक्ति इंडिया वर्सेस भारत की बात ना करे अब बीजेपी के अंदर, सिर्फ जो उनके अधिकृत कुछ स्पोक्स पर्सन है वो शायद करेंगे, बाकी सबको मना कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर का भी स्टेटमेंट आया है। उसका प्रॉब्लम यहां से आया, जो मुझे मेरे सूत्र बताते हैं कि आर्टिकल 1 को अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में। उनके पास लोकसभा में भी 2/3 नहीं है, मैं आपको बताऊं। राज्यसभा की तो बात छोड़ दो, तो इनको पता लग गया कि हमारे पास 2/3 नहीं होगा। और फिर वहां पे उसी लाइन के अंदर जो है, ये सेंटेंस तब पूरा होता है जब उसके सेंटेंस के अंदर एक शब्द और आता है जिसे लोग भूल जाते हैं। मैंने पूरा उसके ऊपर एक एपिसोड किया है, जिसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यानी कि आपको वो जो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि जो स्टेट्स हैं, उनकी भी 2/3 अनुमति चाहिए आपको। अगर 30 राज्य हैं तो 20 राज्यों की वहां भी अनुमति चाहिए, तब आप देश का नाम बदल सकते हैं या कुछ हटा सकते हैं। इनको ये दिक्कत बाद में पता लगी, लेकिन वो टेल पीस पहले छोड़ दिया इन लोगों ने, पुछल्ला एक। तो अब बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। तो ये चक्कर हुआ है राजेश जी। नहीं दिनेश जी, ऐसा भी नहीं उसको बाद में पता चला। उनको पहले ही जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया था तब भी पता था कि क्या उसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक बहस जो है वो पॉलिटिकल बहस एक चालू कर देंगे, फिर उनके आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो है, उनका आईटी सेल्स है, आरएसएस है, मोहन भागवत है, ये सब वो बहस को चलाएंगे। प्रधानमंत्री उस बहस से अपने आप को अलग करेंगे, क्योंकि G20 आ रहा है। वहां पर जहां पर भी वो स्टेटमेंट करेंगे या बाहर के लोग आएंगे, तो बाहर के क्या दूसरे राष्ट्र के प्रमुखों को ये बोलेंगे कि आप इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करिए। यहाँ आपका हमारा पासपोर्ट देखिए, पासपोर्ट में भी भारत सरकार और इंडियन गवर्नमेंट दोनों लिखा हुआ है। हमारे इलेक्शन कार्ड के अंदर भी इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है। तो भारत जो है वो उसका दोनों हमारे संविधान ने स्वीकारा हुआ है, इंडिया इज इक्वल टू भारत। तो ये सीधी चीज है। अगर आपको इस देश का नाम बदलना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो जानते हैं। लेकिन इन लोगों का एक स्टाइल है। हमारे यहाँ 43 साल पहले कर्णावती करने की बात की थी। आज भी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो लेटर पैड है, इसके नीचे अहमदाबाद की जगह कर्णावती महानगर ही लिखते हैं। हालांकि जब पोस्ट करते हैं उसको तो अहमदाबाद और पिन कोड नंबर लिखना पड़ता है। तो ये एक स्टाइल है, ये उनकी एक स्टाइल है। और अब दिक्कत ये है कि अब इंडिया में उनको भारत नहीं दिख रहा, इंडिया में उनको विपक्ष दिख रहा है। और जहां जहां पर विपक्ष दिखता है उसको खत्म करने की जल्दबाजी में ऐसी कुछ चीजें ये लोग कर जाते हैं। और उसमें कर्नाटक में मार खाया है ये बजरंग बली करके।
दिल्ली में मार खाया है नागरिकता कानून पर सांप्रदायिक राजनीति करके। अब ये बहस एक सनातन वर्सेस ये करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास आखिरी हथियार यही बचता है चुनाव से पहले। तो ये स्टेटमेंट जो है उनको पता है साउथ के अंदर वो काम करने वाला नहीं है। और धार्मिक सर्वोपरिता, मैं ना नास्तिक हूं ना मैं आस्तिक हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वास्तविक हूं। जो तर्क पर मुझे धर्म सही दिखता है मैं उसके साथ जाता हूं, मेरे तर्क पर जो सही नहीं लगता मैं उसके साथ नहीं जाता। इतनी जो स्वतंत्रता है हर नागरिक के पास है। उसको कौन सी गाड़ी में बैठना, कौन से प्लेन में बैठना, कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज करना, उतना जितना स्वतंत्र है उतना ही स्वतंत्र जो है उसको धर्म को पसंद करने में, उनको फॉलो करने में, उनकी बातों को सही या गलत करने की होनी चाहिए। यही तो हमारा संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ, नो जैन, ना स्वामी नारायण, ना हिंदू, ना मुसलमान। तो हम भारतीय नागरिक के तौर पर जब किसी चीज की बहस में जाते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये बहस, मुझे आनंद होता अगर प्रधानमंत्री ये कहते कि सामाजिक असमानता के खिलाफ सारे लोग इकट्ठा होकर एक जंग छेड़ दो, गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ दो। तो आप सनातन धर्म के लिए वहां पर बैठे नहीं, आप आध्यात्मिक गुरु नहीं है, आप कोई किसी मठ और मंदिर के जो है वो प्रमुख नहीं है कि आपका धर्म को बचाने की जो है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है ये समाज के अंदर जो विषमताएं हैं 70 साल के बाद भी वो कैसे खत्म हो, गरीबी कैसे खत्म हो, रोजगार बेरोजगारी है वो कैसे खत्म हो। ये आपका वो आप दर्शन और प्रदर्शन के बीच में कहाँ फंस जाते हैं भाई साहब। लेकिन ये पूरी राजनीति है और ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, इस वक्त भी इन्होंने की। और जैसे बहस छिड़ी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सफल हुए थे। ऐसी बहस मैं हर बार कहता हूं कि ऐसी बहस में भारतीय जनता पार्टी को जो है हम ग्राउंड न दे, क्योंकि जितना बोला जाएगा, भारत और इंडिया बोलने के बाद नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं चुप हो जाओ, लेकिन विपक्ष जो है उस पर बोलता रहेगा और जब तक वो बोलता रहेगा उनका आईटी सेल जवाब देता रहेगा और इंडिया भारत करते करते 2024 निकल जाएगा। तो यही राजनीति जो है पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसको लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनको ना धर्म में कोई विश्वास है, ना कोई नाम में विश्वास है। ये तो सिस्टम बदलने आए थे, ये तो देश बदलने आए थे, कहाँ नाम बदलने में लग गए। हमारे यहाँ तो बुआ नाम रखती है सबका, ये राजनीतिक बुआ है जो शहरों के नाम बदलती है, योजनाओं के नाम बदलती है। अब धीरे धीरे आके अपने देश का नाम बदल दिया। मैंने तो कहा था गठबंधन ने अगर ये नाम इंडिया चेंज करके, क्योंकि उस पर तो वो इलेक्शन लड़ने जा नहीं रहे, ये तो एनडीए की तरह के अलायंस है, उनको भारत कर देना चाहिए। अगर भारत कर दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। तो ये सारी बचकानी बातें हैं। मैं समझता हूं कि छिछोरा राजनीतिक छिछोरापन है और अब धीरे धीरे लोग इसको समझने लगे। जी सर।